हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज मैं यहां पर प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं। जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रही हूँ। आखिर कैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और क्या जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न क्या है, इस बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। आज मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है, यूपीएससी सीएससी स्ट्रेटजी 2021 एंड 22। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब जो 2020 का एग्ज़ाम है वो लगभग प्रीलिम्स तो अब आने वाला है, तो अब हम जो आगे की प्रिपरेशन करेंगे 2021 की प्रिपरेशन करेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर गिव अप, मतलब कभी भी हार नहीं माननी है और कोशिश करते रहना है जब तक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मतलब सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होते हैं वो किन किन कितने स्टेप्स में होते हैं, मतलब कितने स्टेप्स में आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा, ये इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में बताया गया है। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब यहाँ पर दो स्टेजेस हैं। जब जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए दो स्टेजेस बनाए गए हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और दूसरा होता है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन जो कि रिटन होता है। और जो मेंस होता है, मेंस में रिटन और इंटरव्यू मेंस का ही एक तरह से पार्ट काउंट होता है, क्योंकि रिटन और जो इंटरव्यू होते हैं दोनों के मार्क्स आपके जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए काउंट होगा। यूपीएससी यहाँ पर 20 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बच्चों, ये ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक सही ऑप्शन चूज करना है आपको। बच्चों, यहाँ पर प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, एक एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए इन्होंने रखा हुआ है। जैसे कि जो एक पासिंग मार्क चाहिए, अगर किसी बच्चे का पासिंग मार्क नहीं आता है पेपर 2 में, प्रीलिम्स पेपर 2 में, तो फिर वो पेपर 1 जो एग्जामिनर है वो पेपर 1 चेक नहीं करेगा। मतलब कि यूपीएससी की तरफ से रूल्स हैं कि अगर पेपर 2 आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपका पेपर 1 भी चेक नहीं किया जाएगा। और अगर आपका पेपर 1 प्रीलिम्स का चेक नहीं किया गया बच्चों, तो आप मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब ये जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी और क्या पैटर्न है प्रीलिम्स का, ये हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रीलिम्स पेपर स्ट्रेटजी, मतलब प्रीलिम्स की जो पेपर की स्ट्रेटजी है यूपीएससी ने क्या बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर पेपर 1 लिखा हुआ है और ये है पेपर 2। मतलब प्रीलिम्स के लिए कितने पेपर्स हैं, दो पेपर्स हैं। पेपर 1 में क्या आता है ये हम देखते हैं। पेपर 1 में बच्चों 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके पेपर में आएंगे, और यहाँ पर मार्क्स जो दिया है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है बच्चों। और इसमें अगर आपने, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन सही किया, तो आपने जो सही क्वेश्चन किया है उससे आपका गलत क्वेश्चन की वजह से आपका 0.33 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिले हैं और एक क्वेश्चन आपने जो किया है वो बिल्कुल 0 मार्क्स हो गया, मतलब कि आपका वो रॉन्ग हो गया है।
तो जो रॉन्ग हो गया है तो उसमें उसका तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो 2 मार्क्स जो आपको मिले हैं उससे आपका माइनस हो जाएगा 0.33 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो बाकी जो नंबर मतलब जो मार्क्स बचेंगे वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो ये था प्रीलिम्स पेपर 1 का पैटर्न। और पेपर पेपर 2 में क्या है बच्चों ये देखते हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स जो होते हैं 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पेपर्स जो है वो सेम है, लेकिन जो इनके क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है। जैसे कि पेपर 1 में क्या है 100 क्वेश्चंस है और पेपर 2 में कितने हैं 80 क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन जो पेपर 2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको आपको क्वालिफाई होना है, मतलब आपको इसमें पास होना है, एक तरह से पासिंग मार्क चाहिए इसके लिए। जब आप इस पेपर में पास हो जाएंगे, पेपर 2 में पास हो जाएंगे, तब आपका पेपर 1 आपका चेक किया जाएगा। तभी आप प्रीलिम्स की आप पास होते हैं नहीं होते इसके बाद का प्रोसेस हो कि आप कट ऑफ में आते हैं कि नहीं आते, ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले तो आपको पेपर 2 निकालना पड़ेगा, मतलब पेपर 2 में क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिर जब आप पेपर 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद पेपर 1 आता है। पेपर 1 में कट ऑफ डिसाइड करती है यूपीएससी। तो वो कितना कट ऑफ जाता है ये तो उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से उनका पैटर्न क्या है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वो कट ऑफ कितना जाएगा, क्या क्या लेवल जा रहा है, एग्जाम के जो रिजल्ट है बच्चों का, मार्क्स है जो बच्चों का, उस हिसाब से वो कट ऑफ सेलेक्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर भी माइनस मार्किंग 0.33 है। ठीक है, और यहाँ पर एक डिफरेंस है कि पेपर 1 जो है उसमें 2 मार्क्स का होता है 1 क्वेश्चन, और पेपर 2 में कितने मार्क्स का होता है 2.5 मार्क्स, मतलब कि 2.50 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2.50 मार्क्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्वालिफाइंग 66 मार्क्स। ये 66 मार्क्स कैसे आएंगे, मतलब कि 66 मार्क्स अगर आपके आ गए पेपर 2 में तो आप इसमें क्या हो जाएंगे क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब आप इसमें पास हो जाएंगे। अब ये 66 मार्क्स कैसे आएंगे बच्चों, अगर आपने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिल्कुल सही, कोई माइनस मार्किंग को सारा डिडक्ट होने के बाद आपकी 27 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जिसमें आपका माइनस मार्किंग भी डिडक्ट नहीं होना है। मतलब आप टोटल मार्क्स जो माइनस मार्किंग से जो माइनस मार्किंग, अगर मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दिए हैं तो उसमें माइनस में आपके कुछ पॉइंट जाएंगे, तो उसके बाद आपके 66 मार्क्स बचने चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर जब आपके 66 मार्क्स बचते हैं तब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपका जो पेपर 1 है वो चेक होगा। फिर इसमें कट ऑफ क्या जाएगी वो यूपीएससी डिसाइड करेगी। उस कट ऑफ में आप आते हैं या नहीं आते, ये तो तब कट ऑफ पे निर्भर करता है, क्योंकि कट ऑफ तो कोई डिसाइड नहीं कर पाता है ना ही पहले से कोई समझ सकता है। यूपीएससी ही अपने अकॉर्डिंग बनाती है कट ऑफ, वो उनका कुछ रूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज़्यादातर लेकिन आपको एक मार्जिन लेके चलना है कि आपको जो ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 80 क्वेश्चन तो करके आना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आप करके आएंगे तो ज़्यादातर जो कट ऑफ जाती है 150 129 ऐसे करके भी कट ऑफ जाती है इसकी। तो अगर आपने 2 मार्क्स के लिए करा है, वन क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपने कर लिया इसमें 50 क्वेश्चन करे तो आपके 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन हाँ, माइनस मार्किंग भी आपको बचना है, इसमें कोशिश करना है कि आप गलतियां कम से कम करें, जितना आपको जिसमें आप कम से कम 80% आप मतलब ये हो कि हाँ आप 80% इसमें सही हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर आप टिक कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो किसी क्वेश्चन के आंसर को टिक कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप उसमें 80% कन्फर्म हो कि हाँ ये सही हो सकता है, तब आप माइनस मार्किंग के लिए रिस्क लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रीलिम्स पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। ठीक है बच्चों, जो प्रीलिम्स पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें आप देखिए कितने सेक्शन हैं, इसमें 7 सेक्शन है। ठीक है,
7 पॉइंट्स हैं, मतलब 7 पॉइंट्स में आप इनको छोटा मत समझिए और ना ही आप इनको बहुत ज़्यादा बड़ा समझिए कि ये आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको मतलब मतलब लेना है इजी वे पे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है और आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन चलिए अब हम शुरू करते हैं पेपर वन की जो सिलेबस है पेपर वन का, उसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है फर्स्ट नंबर पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, बच्चों आपने ध्यान दिया यहाँ पर इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंस हो, जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसी न्यूज़ जो नेशनल की वैसी न्यूज़ होंगी जो कि पूरे देश को इफेक्ट करती हो, जैसे कि कभी कृषि बिल आ गया या फिर कोई संविधान में संशोधन हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, नेशनल नेशनल न्यूज़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ कौन सी हो सकती है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ बच्चों वो होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, या तो आपने टीवी में कभी ना कभी तो टीवी में न्यूज़ सुनी होगी, या अगर नहीं भी सुनी होगी तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि मतलब आपने पढ़ा होगा कि अपने देश का मतलब भारत का किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता हुआ है, मान लीजिए रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड हो गया या फिर गृह मंत्रालय से रिलेटेड हो गया, मतलब ऐसा कुछ जो समझौते होते हैं वो इसमें इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ में आते हैं, ठीक है। या तो कोई जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। ऐसी जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो ऐसी न्यूज़ जो इफ़ेक्ट करती है भारत की इकोनॉमिक्स को, भारत की पॉलिटिक्स को, या फिर मतलब कैसे इसमें मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसी न्यूज़ होती है जैसे कि आप मतलब आपको जो इफ़ेक्ट करे, आपके देश के लिए इफ़ेक्ट हो, मतलब कि कुछ जैसे अभी मान लीजिए कि कोई विमान रक्षा मान लो जेट, जैसे जेट मान लीजिए, ऐसे कुछ समझौते हुए या खरीद बिक्री हुई है। तो इस ये सब बातें जो होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस न्यूज़ में आती हैं, ठीक है बच्चों। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल, इंटरनेशनल को अंतर्राष्ट्रीय, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व की सामयिक घटनाएं जो करंट में चल रही हैं। बच्चों हाँ, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि आपको करंट कितना पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है, कितने पीछे का पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। बच्चों आपको यहाँ पर कम से कम 1 साल का जो न्यूज़ है वो तो जानना ही जानना है। और उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो 1.5 से 2 साल का भी कर सकते हैं न्यूज़, ठीक है। तो अगर आप 1.5 से 2 साल का न्यूज़ कर लेते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, हाँ, बल्कि उससे आपको और जो आज की न्यूज़ है उससे आपको रिलेट कर पाएंगे, जो पुरानी न्यूज़ है उससे आज को रिलेट कर पाएंगे, ताकि वहाँ पर आप मान लीजिए कोई मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप उस न्यूज़ को आप वहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो करंट के लिए क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको अभी तो मैं यहाँ पर आपको पेपर का जो सिलेबस है वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन जो आगे का जो पैटर्न होगा वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करंट इवेंट्स बता दिया। अब आया हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्या मतलब, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्या कोई आज से इतिहास है, नहीं। भारत का इतिहास मतलब प्राचीन मतलब पाषाण काल, नव पाषाण काल, उस समय भी क्या था, ये सारी न्यूज, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हमें किस में मिलेगी, हिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मतलब ओल्ड, जो ओल्ड है, एनसीईआरटी आपको लेनी होगी इसके लिए, ठीक है। जो ओल्ड हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है, और मेडावल हिस्ट्री पढ़नी है, मध्य भारत का इतिहास पढ़ना है, और आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। यहाँ पर तीन हिस्ट्री की 3 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है,
मतलब जैसे हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तब हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, कैसे कौन से मूवमेंट्स थे, ये हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हिस्ट्री में एक और सेक्शन आता है आर्ट एंड कल्चर का, मतलब कला और संस्कृति। जो कला और संस्कृति बच्चों होता है वो फर्स्ट नंबर पे जैसे ओल्ड एनसीईआरटी होती है, ओल्ड एनसीईआरटी मतलब आपको ओल्ड एनसीईआरटी में आपको ओल्ड हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। ओल्ड हिस्ट्री मतलब जैसे पाषाण काल के युग का, और राजा महाराजाओं के मतलब जो मुगलों से पहले के जो राजा थे, मतलब इन सब जो मध्य भारत का इतिहास है उससे पहले क्या था वो हम ओल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। और जो मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्य भारत में क्या क्या हुआ, तो वो मध्य भारत में हम पढ़ेंगे। जैसे मुगलों का शासन जब शुरू होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत के अंतर्गत आता है। और बच्चों जो आधुनिक भारत का इतिहास है, थर्ड नंबर पे मैंने बताया आपको आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू होता है, जब से बच्चों देख आपने सुना होगा अंग्रेजों का आना, यहाँ पे हमारे देश में अंग्रेजों ने आना शुरू किया। कौन कौन से देशों ने शुरू किया, जैसे फ्रांस आए, डच आए, इन सब के बारे में जो न्यूज़ जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो हम किस में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब ये बच्चों ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ये आपको कैसे पढ़ना है, आप सोचिए ये आपको कब पढ़ना होगा। मतलब आप ओल्ड में पढ़ेंगे, मेडिवल में पढ़ेंगे, या फिर मॉडर्न में पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। आप सोचिए जस्ट 1 सेकेंड। बच्चों यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपको आधुनिक भारत से पढ़ना है। ठीक है। आधुनिक भारत में ही तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं जो अभी का जो पढ़ना है, मतलब कि जब से देश आज़ाद हुआ, कैसे देश आज़ाद हुआ उसके बारे में पढ़ना है, कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स किए, या फिर हमारे जो नेता लोग थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, मतलब लीडर्स लोग थे, उन्होंने क्या 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 स्टेप्स लिए, वो हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में पढ़ना है। मतलब हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें आज़ादी मिली, इसके बारे में हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ना है। और ये हम किस में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। मतलब कि सीधी सी बात है, आपको ओल्ड ओल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। 3 बुक पढ़नी है। मतलब आप ये ओल्ड एनसीईआरटी में 3 बुक है, बट अगर न्यू एनसीईआरटी में तो इससे ज़्यादा है। मैं 3 बुक के बजाय आपको 3 स्टेप ऑफ हिस्ट्री पढ़नी है, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है। तो मतलब कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम हिंदी में जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी का उसमें ये लिखा हुआ है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपसे 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला तो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, सेकंड नंबर पे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, इसमें आपको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मतलब फिजिकल मतलब जैसे कि पेड़, मतलब पहाड़ पर्वत, ये सारे, और यहाँ पे जो है मतलब जमीन कैसी है, ये सारी चीज़ें इस किस में पढ़नी है, सॉइल कैसी है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं फिजिकल में आती हैं। और सोशल के अंदर क्या क्या आती है, सोशल के अंदर जैसे आप मान लीजिए इंडिया का वर्ल्ड का समाज कैसा है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और इकोनॉमिक मतलब यहाँ आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब हिंदी में इसको दिया है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, भारत एवं विश्व भूगोल इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब कि भारतीय राजतंत्र और शासन। गवर्नेंस मतलब शासन, और इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राजतंत्र। ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स के लिए, पेपर 1 के लिए हमें इसके लिए पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एसेट्रा। मतलब अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे पढ़ेंगे संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और उसके बाद राजनीतिक प्रणाली क्या है यहाँ की भारत की, पंचायती राज क्या है, पंचायती राज के अलावा लोक नीति क्या है यहाँ की, अधिकारों संबंधी मुद्दे पढ़ेंगे हम यहाँ पर।
तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, इंडियन पॉलिटी से, मतलब कि भारतीय राजनीति से, और भारत में कैसा शासन चल रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट आपको बताऊंगी कैसे आप बहुत ही कम समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एसेट्रा। मतलब कि यूपीएससी में हिंदी का जो सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है, आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, और पावर्टी मतलब गरीबी, इंक्लूजन मतलब समावेशन, डेमोग्राफिक्स मतलब जनसांख्यिकी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मतलब सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। ठीक है, ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों? इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 5 टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब आता है हमारा 6 नंबर का टॉपिक। ये 6 नंबर का टॉपिक है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं। जो जनरल इश्यूज में कौन कौन से टॉपिक है? एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर 3 सेक्शंस है जो आपको पढ़ना है। मतलब इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है बच्चों, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको करंट से न्यूज मिलेंगी, जैसे कि कभी आपने सुना होगा न्यूज में कि मतलब पॉल्यूशन हो गया, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतने % पॉल्यूशन है, और मतलब जैव विविधता के बारे में आपने पढ़ा, जैव विविधता खतरे में है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि मौसम में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जंगलों में आग लग रही है। ये सारी न्यूज़ जो करंट की है वो आपको पढ़नी है, लेकिन हाँ इसके लिए जो बेस है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा बच्चों। और इसके लिए जो इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट कौन से हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। पार्क कौन से हैं, जो मतलब कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमें पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? जनरल साइंस मतलब जो साइंस से रिलेटेड जो करंट की न्यूज होगी बच्चों, इसके लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, इसके लिए आपको सिर्फ करंट की जो न्यूज होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसरो ने क्या किया, इसरो ने कुछ नया कुछ खोजा, या फिर उसने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी, ऐसा कुछ जो भी न्यूज है, या फिर जैसे अभी चल रहा है कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उस समय गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से नए नए साइंटिफिक चीज़ें लॉन्च करी हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऐप लॉन्च करा था, उसका नाम था आरोग्य सेतु, मे बी शायद आरोग्य सेतु। ठीक है, तो वो था। अब बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया फर्स्ट नंबर का करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, और सेकंड नंबर पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, थर्ड नंबर पे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एसेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या पढ़ना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एसेट्रा। जनरल साइंस जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। एंड 7th नंबर में आपको जनरल साइंस पढ़नी है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ऐसे है सिलेबस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। इसके अंतर भूगोल के अंदर क्या अंतर्गत पढ़ना है? भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। और भारतीय राजतंत्र और शासन के अंदर क्या पढ़ना है? संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज,
विकास, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। और जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। और जो एनवायरमेंट में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यूपीएससी ने ये बिल्कुल लिख दिया है लाइन बाय लाइन, ठीक है। सामान्य विज्ञान नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान। तो बच्चों मैंने यहाँ पर पेपर 1 का आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का सिलेबस बता दिया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं प्रीलिम्स पेपर 2 में, ठीक है। प्रीलिम्स पेपर 2 में क्या है, मतलब यूपीएससी ने हमारे लिए से आपके लिए सिलेबस क्या दिया हुआ है ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब बोधगम्यता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बोधगम्यता। मतलब आपको यहाँ पर कुछ पैसेज दिए होंगे। देखिए बच्चों ज़्यादातर जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है लगभग 3 पार्ट में अप्रॉक्सीमेट। पहला होता है पैराग्राफ से रिलेटेड 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा आपको इतने क्वेश्चंस तो वहाँ पर होते हैं कि मतलब आप क्वालिफाई हो सके। लेकिन हाँ आपको थोड़े बहुत जो रीजनिंग है, मैथ है, इसमें भी आपको कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे दो सेक्शन हैं जहाँ पर आपको माइनस मार्किंग के कम चांसेस होते हैं, मैथ और रीजनिंग। क्योंकि ये हमें पता होता है कि इसका जो हम टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कम से कम इतना तो है कि हाँ ये लगभग लगभग ना, अगर 100% ना सही तो कम से कम 80% तो सही है। हम इस पे ये कंफर्म कह सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों इतना ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम मतलब हमें तो लगता है कि ये आंसर हमने सही करा है, बट कभी कभी ऐसा होता है नहीं, वो आंसर सही होने के बावजूद भी यूपीएससी उसको गलत कर देती है और दूसरे आंसर को सही करती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सोचने का वे है और यूपीएससी का जो डिसीजन है, जो आंसर शीट है उनकी एक अलग ही होती है। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है कॉम्प्रिहेंशन। ये भी जरूरी है, आप ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, ये भी जरूरी है। कई बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन बच्चों ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इस कॉम्प्रिहेंशन में उतने ही ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। और ये इतना टफ भी नहीं होता है, आप कोशिश करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमने कर लिया कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उनका जो मतलब सही आंसर है वो आपको टिक करना होगा, ऑप्शन जो ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होंगे, ठीक है। कि दो लोग जैसे कम्युनिकेशन, आपको अगर कल को आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कल आप किसी से बात करेंगे तो जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, आपको उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होगी कि हाँ कम्युनिकेशन जो होती है, जो बीच में बातें होती हैं, वो कैसे बात करना है, क्या एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नैतिक शिक्षा से रिलेटेड क्या हमें ऐसा करना चाहिए। कम्युनिकेशन, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा कह देंगे तो वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कम्युनिकेशन तो मतलब कि जब दो लोग बात करें और उनकी बातें सही से चले और अच्छी चले, ठीक है, तो कम्युनिकेशन होगा। आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या आपसे कोई बात करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि कुछ रूल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत, वो इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। बच्चों यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो आती है वो बहुत ही वाकई बहुत लॉजिक वाली होती है। आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें मैथ और रीजनिंग जो होती है बहुत ही लॉजिकल होती है। कि तो आप अपना ये समझ लीजिए, आपको अपना 101% इसके लिए देना है। मतलब आपको पूरी तरीके से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सोचना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप ये मत सोचिए कि आपने जो पढ़ लिया बुक से बस वैसा ही वैसा उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं बच्चों, कभी कभी इससे थोड़ा डिफरेंट भी आता है। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि यूपीएससी जब आप सिलेक्ट होंगे सिविल सर्विस में,
ऑफिसर बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, तब आपको वहाँ पर कोई बताएगा नहीं कि आपको डिसीजन क्या लेना है। ठीक है बच्चों, तो वो आपको यहाँ पर उस समय भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही एनालिटिकल मतलब आप विश्लेषण, किसी चीज को कितना विश्लेषण विश्लेषण करते हैं कि मतलब एनालाइज करते हैं कि हाँ किसी चीज को कितना अच्छे से गहराई से जानते हैं, किसी प्रॉब्लम को इतने अच्छे से समझते हैं। इसका जो परीक्षण यूपीएससी कहाँ से कर लेती है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से कर लेती है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर अब यहाँ पर आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों देखिए, जो मैंने अभी कहा था आपको, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे लेना पड़ेगा, लॉजिकली लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आपके लिए आपको करना ही करना होगा जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे वहां पर आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक डिसीजन बच्चों आपको आपके ऊपर तो इफेक्ट करेगा ही, लेकिन जो पूरा समाज जो आपसे जुड़ा हुआ है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग, उन सबको इफेक्ट करेगा। इसलिए आपको ऐसे डिसीजन लेने हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और किसी को दूसरा भी उससे इफेक्ट, मतलब आप उसको दूसरे को भी किसी को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें पढ़ेंगे, जो पेपर 2 है। ठीक है, अब फाइव नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब कि सामान्य आपकी जो दिमाग है उससे एबिलिटी, कुछ सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। मतलब आपका ये जनरल सामान्यता आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, 6 नंबर पे है बेसिक न्यूमरेसी, मतलब कि यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ये लगभग यहाँ पर दिया है इन्होंने, हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बच्चों, वही है जो आपने पढ़ा है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया। ठीक है, और रेशियो हो गया मतलब अनुपात हो गया। ऐसे ही कुछ बेसिक जो आपने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा, उन्हीं लेसन्स को पढ़ना है आपको, दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसके बाद जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, जब आप इसमें थोड़ा आप अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे, ये बेसिक जो मैथ है उसमें आप कंफर्टेबल समझेंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका सिलेबस के अंतर्गत आता है बच्चों। इसके भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2018 का, में भी शायद 2018 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 2018 या 17, मतलब मुझे ऐसा कंफर्म है शायद 2018 का ही था। तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे चार्ट से रिलेटेड होंगे, ग्राफ से रिलेटेड होंगे, टेबल से रिलेटेड होंगे, डेटा सफिशियंसी से रिलेटेड होंगे। ये क्लास 10 लेवल का होगा। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे टेबल आ गया, ग्राफ आ गया, चार्ट आ गया, उनके जो क्वेश्चंस होंगे तो वो किससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि रेशियो, और जो आपने पढ़ा है पहले मैथ पढ़ लिया, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से रिलेटेड होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर आपसे सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर इसको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, हिंदी में यूपीएससी ने क्या सिलेबस रखा है पेपर 2 का। हिंदी में इसको कॉम्प्रिहेंशन को बोलते हैं बोधगम्यता। और जो सेकंड नंबर पे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है, तो इसको हिंदी में इन्होंने लिखा है संचार कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल। ठीक है, जो मैंने आपको इलेबोरेट करके बता ही दिया, मतलब आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख दीजिए कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है और आप इसको समझा दीजिए दोबारा से, तो मैं ज़रूर समझाऊंगी आपको, भले ही अभी तुरंत की तुरंत ना समझाओ, लेकिन संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपकी जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, जो अब ये थर्ड नंबर पे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें क्या है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, ये आपका हिंदी में था इसका। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको बोला है उन्होंने निर्णय लेना और समस्या समाधान। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब कि सामान्य मानसिक योग्यता।
ठीक है, इसको भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। बेसिक न्यूमरेसी, इसके लिए इन्होंने लिखा है आधारभूत संख्यानन, मतलब कोष्टक के अंदर लिखा ये जो नंबर्स है इसको लिखा उन्होंने संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। ठीक है, 10वीं कक्षा से रिलेटेड होंगे। आंकड़ों का निर्वचन मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन को इन्होंने लिखा है आंकड़ों का निर्वचन। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो कोष्टक है उसमें चार्ट लिखा है, ग्राफ लिखा है, तालिका, आंकड़ों आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। ठीक है, ये भी जो स्टैंडर्ड होगा इसका 10वीं कक्षा तक का होगा। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपसे डिस्कस करा पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स का जो होता है वो क्या होता है वो मैंने डिस्कस करा। और इसका जो सिलेबस है वो मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का डिस्कस करा है यहाँ पर। अब जो इसकी जो बुक लिस्ट है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें और भी थोड़ा सा आप सोचिए, कुछ अगर आपके लिए आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यही है बच्चों। एक चीज और बताना है, आप जब इसका एक स्टेप ये है, पेपर 2 में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको पेपर 1 चेक हो जाएगा। पेपर 1 में जब आप जो कट ऑफ में आ जाएंगे, प्रीलिम्स के कट ऑफ में आ जाएंगे, तब आपको मेंस का एग्जाम देना होगा। बच्चों यहाँ पर जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो वहाँ पर जो फॉर्म भरते हैं बच्चे, जितनी वैकेंसी होती है उससे कम 12 से 14 गुना बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो उसमें सेलेक्ट कितने होते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी होती है, क्योंकि इसका जो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आपको कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चन। आपको किसी भी सब्जेक्ट का जितना भी जो सिलेबस आपको दिया है नीचे, जो मैंने अभी आपको बताया, उन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पेपर 1 कर पाएंगे। पेपर 2 तो आप कर लेंगे, लेकिन पेपर जो 1 है, जब ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो आपका सिलेबस दिया हुआ इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं होते बच्चों, कि कहीं पर लिख दिया कि हाँ इस देश की राजधानी ये है और ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ गया, तो मतलब आपको ये वन लाइनर टाइप के नहीं होंगे। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई कुछ भी है, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, मान लिया पंचायती राज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं पूछेगा सीधा कि पंचायती राज का कब गठन हुआ, ऐसा करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसमें आपको 2-3 लाइन के क्वेश्चन, मतलब 2-3 लाइन्स दे दी जाएंगी, जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ, मान लीजिए आपको 1 लाइन तो पता है लेकिन आपने 2 लाइन, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस 2 लाइन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको बहुत ही बेस लेवल पे जाना होगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर सारा प्रिपेयर कराऊंगी। आपका पेपर 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा, पेपर 2 भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा प्रीलिम्स का। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे